तो अभी तक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स 11th के हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था सेट्स रिलेशन फंक्शन से, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री करा, ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूले देखी, उसमें क्या करना उसके क्वेश्चंस करे। कॉम्प्लेक्स नंबर किया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की, सेट्स रिलेशन फंक्शन के से हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए जो कि आईआईटी सिलेबस के थे, कुछ जो बोर्ड सिलेबस के थे, कुछ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के थे। तो हमने पूरा कवर किया उसको। फिर हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज वगैरह चैप्टर्स किए। तो सब में जो मैंने पैटर्न फॉलो किया, जो आपको कहीं भी सक्सेस लानी है, तो जो सक्सेस का मेरी की है, जो मैं की ऑफ सक्सेस समझता हूँ वो क्या है कि सबसे पहले जो मुझे आता है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, जो मैं पढ़ चुका हूँ उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। तो लाइफ में किसी भी चीज़ में जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उससे मैं कुछ लूज ना करूं। तो स्ट्रेंथ मेरी क्या है, जो मैं पहले से पढ़ चुका हूं वो मुझे आना चाहिए। मैंने पहले से क्या पढ़ा है, मैंने पहले से उस चैप्टर के लेक्चर देखे हैं, उस चैप्टर के थोड़े बेसिक क्वेश्चन किए हैं, तो वो ब्रशअप करना बहुत जरूरी होता है। तो वो ब्रशिंग वाला पार्ट मैं करता हूँ समरी के साथ। मैं हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम बताता हूँ और उसकी समरी कराता हूँ थोड़ी सी। तो समरी में मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ उसके, और कंसेप्ट का एक छोटा छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ, जो कि एक बड़ी सी वीडियो को मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आपको दे देता हूँ। तो उससे आपका अपने वो वाली वीडियो देखिए, तो उसके बाद आप सारे के सारे आपके लिंक्स रीस्टैब्लिश हो जाते हैं कि किसके बाद क्या था, जो कि काफी टाइम तक ना पढ़ने के चक्कर में आपका उसका जो लिंक्स है वो टूट जाते हैं। वो अब मैं रीस्टैब्लिश करा देता हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चंस में आता हूँ। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल लेवल से, और हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक की स्ट्रीम के साथ ही फ्लो करें, कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक आया, तो इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आया। तो वो चीज फॉलो करते हैं, इससे हमारी दोबारा ब्रशअप भी जाती है मेमोरी, और हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं की पॉइंट्स बताता हूँ कि हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि इस चैप्टर से ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो हमारी गलती होने की चांस कम होंगी, सिली मिस्टेक्स होने की चांस कम होंगी। तो की पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक आध ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड सिलेबस से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और जेई या नीट वगैरह के सिलेबस के हो जाते हैं। नीट तो मैथ्स का होता नहीं है, तो मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस के हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे हम प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज भी आता है हमें। तो हम पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी करते हैं, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो टाइटल हमारा क्वेश्चन से है। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं क्या करता हूँ, टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी समरी देता हूँ। हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, तो हमने इसके टर्म्स पढ़े सबसे पहले, याद है? तो टर्म्स में हमारे सबसे पहले टर्म आया था रैंडम इवेंट। हम जो भी लाइफ में करते हैं, हर चीज को एक रैंडम इवेंट बोल सकते हैं। मेरा चलना, बोर्ड में लिखना, कॉइन का उछलना, डाइस का फेंकना, मैच खेले जाना, सबके सब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम इवेंट भी बोलते हैं लोग उसको, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका करेक्ट डेफिनेशन है। रैंडम इवेंट मैंने टर्म यूज करा यही बताने के लिए, ताकि रैंडम इवेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंस है वो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको बोलेंगे, इवेंट नहीं बोलेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट लाइफ में जो भी हो रहा है या नेचर में जो भी हो रहा है, हम जिस भी चीज को कोड कर सकते हैं, जिस भी चीज के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स आती हैं। अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं तो उसकी कुछ आउटकम तो आएगी आएगी। ऐसा तो कोई है नहीं कि वर्क डन हो और कुछ आउटकम ना आए। जैसे मैंने कॉइन उछाला तो हेड या टेल में से कुछ आना है। मैंने बोर्ड में लिखा तो आउटकम क्या है, कुछ लिखा गया। मे बी गलत हो, मे बी सही हो। मैंने एक पेपर दिया, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वो तो गलत होगा या सही होगा। तो हर एक एक्सपेरिमेंट की एक आउटकम होती है। तो मैं एक्सपेरिमेंट था, उसकी आउटकम थी, और सेट ऑफ ऑल आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस हो गई। जैसे अगर मैंने कॉइन उछाला तो हेड्स और टेल्स दोनों इंडिविजुअली आउटकम्स हैं, और सेट ऑफ हेड और टेल हमारी सैंपल स्पेस हो गई। अब हमारे आते हैं इवेंट। यहां मैं आपको रैंडम इवेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी डिफरेंस बताऊंगा। इवेंट क्या होते हैं कि सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, उसको मैं इवेंट बोलता हूं। अब सबसेट वाला टर्म हमें अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसेट क्या होता है, एक टेक्निकल टर्म है, सेट थ्योरी का टर्म है। तो सबसेट से अच्छा हम बोलें कि सैंपल स्पेस का कोई भी एक पार्ट, कि मैं कुछ भी कर रहा हूं जो कि इस एक्सपेरिमेंट के बाउंडेशंस के अंदर आता है, तो वो एक सैंपल स्पेस का पार्ट है, वो एक इवेंट है। तो
रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंडर एक इवेंट आता है, वो उस इवेंट को मैं रैंडम इवेंट बोल सकता हूँ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडम इवेंट में डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी आते नहीं है, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ कि रैंडम इवेंट और इवेंट ऑलमोस्ट सेम चीज है। फिर आती है अकरेंस ऑफ इवेंट, कि ये इवेंट कब कब अकर कर सकता है, कितने कितने चीजों में ये इवेंट सेटिस्फाइड है। तो नंबर ऑफ अकरेंसेस काउंट करते हैं हम। अकरेंस ऑफ इवेंट आ जाता है, छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। तो अकरेंस आ जाती है। उसके बाद हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था कि इवेंट्स श्योर और एंड इम्पॉसिबल हो सकते हैं। श्योर और इम्पॉसिबल हमने क्या पढ़ा था कि जो इवेंट होना ही होना है वो श्योर है, जो नहीं होना है वो इम्पॉसिबल है। हमने सिंपल एंड कंपाउंड पढ़े थे। सिंपल इवेंट जिसके जो एक ही आउटकम से इवेंट बना दे उसको सिंपल इवेंट कहते हैं, और कंपाउंड इवेंट जो 2-3 आउटकम का बना है। एक बार मैं सारे टर्म लिख देता हूँ, फिर एक एग्जांपल देता हूँ, सारे दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा एलजेब्रा ऑफ इवेंट। चलिए पहले इसका एक एग्जांपल देख लें इससे का। मैंने एक डाई फेंका, तो आउटकम्स क्या हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स हमारी सैंपल स्पेस, कोई भी एक आउटकम, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा थ्रो डाई। देख रहे हैं आप, रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम का सेट हमारा सैंपल स्पेस हो गया। फिर एक इवेंट मैंने डिफाइन किया कि इवन नंबर आए 2, 4 और 6। तो इवेंट मैंने डिफाइन किया, तो ये इवेंट हो गया जो कि इसका सबसेट है और एक इसका पार्ट भी है, मतलब इसका एक पार्ट है जो कि इसके सारी जो भी डाई की सारी कंडीशंस है उसके अंदर लाई करता है। तो ये एक इवेंट हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अकरेंस ऑफ इवेंट। तो ये इवेंट कब कब अकर कर रहा है, जब 2 आए तब भी इवेंट सही है, जब 4 आए तब भी इवेंट सही है, जब 6 आए तब भी इवेंट सही है। तो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ इवेंट हो गई हमारी 3। तो अकरेंसेस ऑफ इवेंट भी हो गया। उसके बाद हमने पढ़े थे श्योर और इम्पॉसिबल। तो हमने एक इसका नया इवेंट डिफाइन किया E2। E2 मैंने डिफाइन किया कि डाई में 7 से छोटा नंबर आए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बचा। तो ये मेरा श्योर इवेंट है क्योंकि इसमें साइज सैंपल स्पेस आ गई है। जब मेरी E = S होता है तो ये इंप्लाई करता है कि मेरा श्योर इवेंट है, ठीक है ना। तो श्योर इवेंट समझ में आ गया। अब ये चीज हमारी कंपाउंड इवेंट है। इस कंपाउंड से पहले हम श्योर के बाद इम्पॉसिबल पढ़ते हैं। तो एक नंबर ग्रेटर देन 6, डाई का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो E2 क्या होगा, E2 वाले सेट में हमारे कुछ नहीं आएगा, उसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं खाली सेट को, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल मतलब जो चीज होनी ही नहीं है। हमने डाई फेंका, उसमें 1 से 6 तक नंबर है, 7 भैया कहां से आ जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान रखें। तो ये इवेंट हो गया। इसके बाद हमने पढ़े थे कंपाउंड और सिंपल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 से ज्यादा हो वो कंपाउंड है, और जिसमें एक ही आउटकम एक इवेंट बना दे, जैसे 2 ये एक इवेंट है, तो ये सिंपल इवेंट है। तो हमने ये सारे टर्म्स पढ़े थे। इसके बाद हमने कुछ और टर्म्स पढ़े थे, वो आते हैं। इसी एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सैंपल स्पेस रखे रहने देते हैं। हाँ, तो सैंपल स्पेस हमारी ये हो गई। अब हमारे टर्म्स आते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वर्ड से क्या समझ में आता है आपको, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग। तो जो इवेंट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं उनको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसको दोनों से अलग अलग मतलब क्या है, उनका कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, उनमें कोई भी लिंक नहीं है। अगर A इंटरसेक्शन B = 5 है तो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। हमने ये वेन डायग्राम को समझा था। अगर इस टाइप का वेन डायग्राम है, कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है, ऐसा वाला कोई पार्ट नहीं है,
तो हमारे ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव पढ़े थे हमने, या एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, म्यूचुअली नहीं बोलते, जिसमें ग्रुप भी हो जाता है पूरा। एग्जॉस्टिव इवेंट कब होता है? जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाए। जब ए यूनियन बी यूनियन सी कितने भी हो सकते हैं, मतलब जब ग्रुप ऑफ इवेंट्स का यूनियन जब सैंपल स्पेस बना दे तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये हो गया। इसके बाद हमने पढ़ी थी अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा में हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन हमने कहा था कि ए और बी जब हो तो वो यूनियन होता है, ए इंटरसेक्शन बी कब होता है? जब एंड यूज हो। तो उसका ध्यान रखना है कि और एंड कब यूज होता है? यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम नॉट ए बोलते हैं, या ए डैश, या ए बार। ये क्या होता है? सैंपल स्पेस माइनस ए, मतलब सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट, बस एक एलिमेंट गायब कर दो उनमें से। तो ये हो गया। तो बेसिकली हमने यही सब पढ़ा था। फिर इसके क्वेश्चन किए थे हमने। उससे पहले हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ये होता है रेशियो, रिलेशन, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी में। इसको भी हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो पहले, अभी तो मैंने प्रोबेबिलिटी का नहीं बताया, टर्म्स बताए। आपके एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेज इन टर्म्स पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में वो वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आते हैं कि फाइंड द सैंपल स्पेस। कुछ दिया है कि सैंपल स्पेस निकालनी है हमको। इफ पहला क्वेश्चन क्या है? अ डाई इज थ्रोन। इसकी तो हमने निकाल चुकी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना? बी 2 coins are tossed। तो क्या होगा? TT, TH, HT और HH। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड फॉलो किया। पहले वाले को कांस्टेंट रखा, दूसरे वाले को वेरी किया, फिर दूसरे वाले को वेरी करा, और दूसरे वाले को एक बार वेरी किया, फिर पहले वाले को दोबारा वेरी किया। तो ऐसे कभी कुछ ट्रेंड फॉलो करें तो हम कुछ छोड़ते नहीं है। इसमें जो बेसिक गलतियां होती हैं वो यही होती हैं कि हम एक आध इवेंट छोड़ देते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं सैंपल स्पेस फाइंड करने का। फाइंड सैंपल स्पेस इफ 2 डाई, एक रेड है एक ब्लू है, आर थ्रोन। अगर 2 डाई फेंके तो हमें सैंपल स्पेस निकालनी है। तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एक ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। तो 2 डाई है मेरे पास। तो मैं अगर एक में एक नंबर कांस्टेंट रख दूं, पहले एक में 1 आया और दूसरे को मैं वेरी कर रहा हूं, तो क्या क्या सकता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। तो 1 के साथ या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या फिर 6। तो यही हो सकता है। अब 2, पहले डाई को मैंने अब चेंज कर दिया, दूसरे को वेरी करा रहा हूं मैं। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। आप सोच रहे होंगे ये काफी बोरिंग काम है, तो कर सकते हैं,
लेकिन मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप ट्रेंड में करें। आपने अगर स्टार्ट कर दिया होता कि चलो 1,6 एक हो गया, 2,6 एक हो गया, 5,6 एक हो गया, 3,4, 2,1, ऐसे कुछ भी सोच रहा हूँ मैं, कोई भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कुछ ट्रेंड में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे टर्म्स छूट जाएंगे और मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सिस्टमेटिक अप्रोच इसमें बहुत ज़रूरी होती है। यह हुआ। अब 3 के साथ लिखते हैं और बोर्ड में आपको पूरा लिखना ही है, तो पूरा लिखने के हाथ डालना बेटर है। थ्री के साथ हो गया। यहाँ पे 4 हो चुका था, 5 कर दिया। इस पहले टाइम में 5 है, दूसरे वाला वेरी कर रहा है। अब पहले टाइम में 6 कर दिया, दूसरा वेरी कर रहा है। तो ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई। अब इसमें इवेंट्स का थोड़ा और देखते हैं कि इसमें इवेंट डिफाइन कर दिया मैंने, गेटिंग 2 in 1 डाइस। तो ये हुए और ये वाले हुए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हुए, 11। तो ऐसे कर सकते हैं, अकरेंस इसकी 11 हुई, बाकी सब हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं सैंपल स्पेस निकालने का, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड सैंपल स्पेस इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो अभी तक हम दो दो के कर रहे थे, तो सिस्टमैटिक करना इजी था। अब 3 कॉइन है हमारे पास, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैंने 2 में टेल रखा पहले, फिर इसको वेरी किया, तो टी 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 और टी टी एच। फिर मैंने इसमें हेड रखा और इन दोनों को वेरी किया, तो टी एच टी और टी टी, मतलब टी एच एच, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा टेल कर दिया और इस वाले को वेरी किया, ठीक है। तो एच टी एच और एच टी टी, फिर मैंने इसको वेरी किया दोबारा, तो एच 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 और एच एच टी। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए, जो कि सही है। इसका काउंट हम कैसे करें, कितने सही होंगे, यहाँ हमारा पीसी काम आता है। तो इसमें 2 ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन, मल्टीप्लाई करा तो 8 आया। तो नंबर ऑफ वेज तो हमें पता है, लेकिन हम गलतियां करते हैं, उनको ढूंढने में गलती कर देते हैं। और सिस्टमेटिक अप्रोच हम फॉलो ना करें तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो बेसिकली सैंपल स्पेस से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर इवेंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक डाई की बात ही करते हैं। सैंपल स्पेस है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6। E1 हमने डिफाइन कर दिया 1, 2। E2 हमने डिफाइन कर दिया 4, 5, 6। E3 हमने डिफाइन किया 1, 3, 6। E4 हमने डिफाइन किया 5। तो इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए, ताकि कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं पहला ट्रू फॉल्स बोलता हूँ
कि E1 and E2 are mutually independent. तो E1 and E2 are mutually independent का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है। तो कोई भी इसके इंटरसेक्शन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा। तो सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, therefore ट्रू। ठीक है ना। अब और करते हैं क्वेश्चन। तो E1 इंटरसेक्शन E2 कर लिया हमने। अब E1 and E2 आर एग्जॉस्टिव। देख रहे हैं इन दोनों में मिला के 3 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये भी नहीं कर सकते हम E1 E2 एग्जॉस्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन कि E1 E2 एंड E3 फॉर्म एन एग्जॉस्टिव सेट। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 सारे नंबर्स हैं, तो ये एग्जॉस्टिव सेट बनाते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू S, देयरफॉर एग्जॉस्टिव। चौथा क्वेश्चन, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, 1 और 1 ये दोनों में है, तो ये गलत हो गया। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू एग्जॉस्टिव प्लस Mi, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कभी, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। तो क्वेश्चन ये है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 फॉर्म द ओनली म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगर एक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट बन गया है, इसका मतलब ये सैंपल स्पेस के इक्वल है। कोई और इवेंट सेट है तो इसका पार्ट ही होगा, उसका इसमें यूनियन नहीं है तो क्या बचेगा? ऐसे ही बचेगा। तो अगर किसी भी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कॉम्बिनेशन का हम किसी भी छोटे इवेंट के साथ हम यूनियन लेते हैं, तो जो नया कॉम्बिनेशन बनता है एक ऐड करने के बाद, एक नया इवेंट ऐड करने के बाद, वो भी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बनता है। अगर E1 E2 E3 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो E4 कुछ भी हो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन आ गया, E4 एंड E3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो 5 सबसे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये 5 है तो इसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम 5 हो सकता है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B में, इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B में हमेशा A और B से कम एलिमेंट होते हैं। समझे अब कि अगर इंटरसेक्शन है, आप देखिए इवेंट डायग्राम से देख लीजिए, जो ये वाला पार्ट है वो इस टोटल पार्ट से कम या इसके बराबर ही हो सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि E4 एंड E3 आर एग्जॉस्टिव। तो E4 इंटरसेक्शन E3 क्या आ रहा है हमारा? 5 हमारा एग्जॉस्टिव होता है। अगर E4 इंटरसेक्शन E3 5 है तो एग्जॉस्टिव है। एक और क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव सेट्स। तो यहाँ पे काउंट करते हैं। पहले कोई अपना एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो E1 E2 एग्जॉस्टिव है तो 1, E2 E3 में 1 कॉमन है तो एग्जॉस्टिव नहीं है, E1 E4 एग्जॉस्टिव है तो एक और आ गया। अब E1 को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, E2 E3 में कोई एलिमेंट कॉमन है, 6 कॉमन है तो काउंट नहीं करेंगे। E2 E4 एग्जॉस्टिव है, E3 E4 एग्जॉस्टिव है तो टोटल होगा 4। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव सेट्स भी काउंट कर सकते हैं और नंबर ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सेट्स भी काउंट कर सकते हैं। सॉरी, ये सारे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इज इक्वल टू 4।
एग्जॉस्टिव वाला तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक बार हमारा एक एग्जॉस्टिव सेट बन गया, उसका यूनियन हम किसी के साथ भी लें तो एग्जॉस्टिव ही रहेगा, तो वो इजीली हो जाते हैं, लेकिन नंबर उनका अच्छा खासा आता है। और कॉन्ट्रेरली अगर हम किसी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सेट कॉम्बिनेशन का किसी के साथ वो लें, जैसे एक एग्जॉस्टिव कॉम्बिनेशन है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, इसका हम किसी के साथ यूनियन लें तो वो हमेशा कभी भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता अगर वो 5 नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने एक भी और टर्म ले लिया, कोई भी इनमें से टर्म ले लिया, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा कि ये पूरा सेट तो सैंपल स्पेस ही बना रहा है, तो सैंपल स्पेस का कोई ना कोई इवेंट तो उसमें आएगा ही, इसलिए वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो बेसिकली हमने म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद आई थी हमारी अलजेब्रा, तो हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी देर। तो अलजेब्रा में क्या था हमारा ए यूनियन भी था, ए इंटरसेक्शन भी था और नॉट ए था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन क्या आते हैं कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और नॉट ए की हमें वैल्यू निकालनी होती है, हमें ए बी इवेंट डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम, हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद।